परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का सेशन जो हम ले रहे हैं इसका हमारा विषय है हमारा जीवन खुशहाल कैसे हो, सुखी कैसे हो। तो खुशहाल जीवन के लिए हमें क्या कुछ टिप्स मिलने वाली है आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ सूरत से परम पूज्य योगाचार्य प्रेमचंद गुप्ता जी हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो मैं पहले गुप्ता जी का संक्षिप्त परिचय आपसे करा दूं। आप भिवानी हरियाणा के मूल निवासी आप हरियाणा से हैं और 24 साल पहले, आज से 24 साल पहले सूरत में आने के बाद एक टेक्सटाइल ब्रोकर के रूप में अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। टेक्सटाइल ब्रोकर के रूप में काम कर रहे हैं और बचपन से ही आपको योग के प्रति रुचि बचपन से ही थी और विशेष रूप से 2010 के बाद इन्होंने योग के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बहुत ही उपलब्धियां हासिल की। आपने चैतन्य मीरा योग गुरु शिक्षण संस्थान नासिक, हरपाल जी शास्त्री पतंजलि योग पीठ हरिद्वार आदि से योग शिक्षा प्राप्त करते हुए वहां से डिग्रियां प्राप्त की। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता भी है, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल योग संगठन की गुजरात समिति के आप चेयरमैन भी हैं और योग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इन्होंने सूरत में अब तक 60 से अधिक निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन आप कर चुके हैं। तो ऐसी एक महान हस्ती आज हमारे साथ जुड़ी है। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से गुप्ता जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करते हुए हमारे सेवाभावी योग गुरु गुप्ता जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और आपसे निवेदन आप आज का सेशन प्रारंभ करें। गुप्ता जी, ओवर टू यू। ओम अरहम। ओम अरहम। सभी सामूहिक रूप से एक बार अंदर सांस भर करके ओम का उच्चारण का स्मरण करेंगे। भरिए सांस भीतर। सभी का स्वागत। जो भी साधक आज इस सत्र में शामिल हैं, प्रेमचंद गुप्ता की तरफ से अभिनंदन। आज मेरा अहोभाग्य है जो कि एमपी के फिटनेस क्लास नागपुर से मुझे याद किया गया। मैं आभार प्रकट करता हूं योग केंद्र सूरत इस प्रोग्राम में सहायतार्थ हैं। दोनों संस्थाएं मिलकर के मुझे याद किया। इस सेवा के लिए
मैं दोनों संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूं। और आभार प्रकट करते हुए मैं ज्यादा समय लेते हुए आपको संक्षेप में अपना अनुभव समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि हमें अपने जीवन शैली में कैसे जीना है और कैसे हमने अपने जीवन को योग में बनाना है, उसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविव बंधना मृत्युमूर्छीयमामृताम्। ओम शांति शांति शांति। शुभ करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। सभी को प्रणाम। योग के शास्त्र में हम आगे बढ़ते हुए जो भी मेरा विषय है, सुबह उठ करके रात्रि को सोने तक हमारी अपनी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या को योग में हमें बनाना है। यदि हमने अपनी दिनचर्या सुधार ली तो किसी प्रकार से हम रोगी नहीं होंगे। आज के युग में, आज का युग एक आधुनिक युग हो गया है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपसे ये विषय लेने वाला हूं, बैठने का। आज जो बैठने का तरीका बदल गया है, मुख्य कारण बीमारी का बैठक है। जहां भी देखो सोफा और कुर्सी का उपयोग होने लग गया। सोफा और कुर्सी का उपयोग होने से दोनों पैर नीचे अपने लटक जाते हैं, अपना रक्त संचार पैरों की तरफ जाता है। रक्त का संचार अपने शरीर में जितना गति के अनुसार अपने नसों में दौड़ना चाहिए, वो नहीं दौड़ पाता। उसी के कारण हम रक्तचाप के रोगी बनते हैं। यदि हमने अपना बैठने का तरीका बदल दिया तो देखो उसी में हम कितने रोग से निरोगी हो जाएंगे। सबसे पहले बैठने के अपने तरीके मुख्य तीन हैं। तीन मुख्य तरीकों में से आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी उपयोग में लाना चाहें आप लाइए। सबसे पहला मुख्य तरीका सुखासन में। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो सुखासन में मैं बैठा हुआ हूं। सुखासन में बैठ करके अपना कार्य करें। सुखासन में यदि बैठने की सुविधा है, इससे अच्छी सुविधा है तो अपना पद्मासन। पद्मासन में आप सभी योग वाले हैं, सभी समझते हैं पद्मासन को। मैं पद्मासन की स्थिति में बैठ चुका हूं। पद्मासन में बैठने से अपना स्पाइन कोड अपने आप सीधा हो जाता है और अपने पेट में किडनी, लीवर और अपना डाइजेस्ट सिस्टम, जिसको जठरागिन बोलते हैं, अपने आप उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। इनकी तीव्रता बढ़ाने के लिए आपको कोई भी किसी प्रकार की दवा खाने की जरूरत नहीं। पद्मासन में बैठना एक बहुत ही सबसे अच्छा तप योग जिसको बोलते हैं वो होगा। आप भोजन करिए पद्मासन में, सुखासन में भोजन करिए, सुखासन में पढ़ने लिखने का काम करें। सुखासन में आपको किसी से बैठ के चर्चा करनी है तो सुखासन में ही करें। सुखासन और पद्मासन ये योग का एक चमत्कारी लाभ जिसको बोलते हैं। एक इससे भी बड़ा लाभ बैठने का, जो कि हमारा जीवन शैली में मुख्य अंग था और वो मुख्य अंग हमारे से निकल गया। जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, मेरी बात को सुनते हैं तो 30 साल के अपने पीछे जीवन में जाइए। हमारे सारे कार्य अर्ध उत्कृष्ट आसन में होते थे। अर्ध उत्कृष्ट आसन मैं बैठ के दिखा रहा हूं, और जैसे अपनी मारवाड़ी देसी भाषा में इसको उकड़ू बैठना बोलते हैं। अब उकड़ू बैठना एक
सामने वाले को देखने में एक मजाक का विषय बन गया। उकड़ू बैठना एक रूढ़िवादी शैली जिसको बोलते हैं, वो सामने वाले को दिखाई देती है। और ये उकड़ू बैठना मेरे अपने अनुभव के अनुसार 24 रोगों का निदान है। 24 रोग मैं ये समझता हूं व्यक्ति के शरीर में होते भी नहीं है, 2 4 5 बीमारियां, 10 बीमारियां, 24 रोगों का निदान ये उकड़ू बैठना। उकड़ू बैठ करके अपना कार्य पहले कितना होता था स्मरण करें। अपने मल मूत्र का त्याग, पानी पीना। अगर वरिष्ठ नागरिक समझ रहे हैं तो भोजन भी इसी अवस्था में होता था। जिनके घरों में गाय माता का वास है, गाय का भैंस का दूध इसी प्रकार बैठ के दूधते थे। घर में झाड़ू है, पोछा है, कपड़े धोने का काम है, इस बैठक में तो सारे काम होते थे और हम निरोगी होते थे। इस बैठक को हमने निकाल दिया जीवन से। आप याद करें पूरे दिन भर में हम इस बैठक से कौन सा कार्य करते हैं, कितने दिन बैठते। मल मूत्र का त्याग भी वेस्टर्न लैट्रिन यूज होने लगी। अपने बच्चों को भी हम जन्मते ही वेस्टर्न पे बिठा रहे हैं, हम रोगी बना रहे हैं अपने बच्चों। समझने का प्रयास करो। इस प्रकार से बैठने से अपने पूरे शरीर का वजन पैरों की पिंडलियों पे आ गया। पैरों की पिंडलियों पे आकर के जो पैरों की नसें हैं वो अपने आप उनका एक्यूप्रेशर हो रहा है। एक्यूप्रेशर होने से आप ये समझिए सबसे पहले जो पैरों की पिंडलियों में गैस अपनी जमा है उसका निकास होगा। मल मूत्र करते समय पूरा खुल करके मल मूत्र का त्याग होगा, गैस का निकासन होगा। गैस और पेट साफ तो रोग साफ। सभी बीमारियां पेट से होती हैं और सभी बीमारियां ठीक भी पेट से होती हैं। मेरा एक विशेष रूप से अनुभव है। इस प्रकार से बैठने से आप ये समझो घुटने की समस्या वाला नहीं बैठ पाएगा। मैं मानता हूं घुटने की समस्या उसको हुई क्यों, जीवन शैली चेंज करने से। अगर शुरुआत में ही अगर वो अपनी जीवन शैली चेंज न करे तो निश्चित तौर से घुटने की समस्या नहीं होगी। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, आज 65 की एज में पांव रख चुका और भगवान की कृपा विशेष बरस रही है योग के कारण। देखिए मैं कितनी देर से यहाँ बैठा। इस प्रकार से बैठने से आप कभी भी बैठो, बैठने में सहारा लेकर के बैठो। पीछे अगर बगैर सहारा नहीं बैठ, पीछे सोफे का, सीट का, दीवार का, किसी भी तरह बैठने का आदत बने। इस आदत को बनाएगा, मैं कहता हूं सबसे बड़ा लकी है, सबसे पहला बड़ा भाग्यशाली है, सबसे ज्यादा निरोगी है। इस बैठक में पानी पिए। पानी को एक गिलास पीने में 1.5 मिनट लगाइए। सिप करके एक घूंट करके पानी पिए। आपको पानी पीने की मान लीजिए 2 गिलास की जरूरत है तो 1 गिलास में ही आपकी पूर्ति हो जाए। इस प्रकार से बैठने की आदत बनाए, अपने घर का काम करें, स्टाफ के भरोसे न रहें, खुद अपना झाड़ू पोछा का कार्य करें। अपना घर होता कितना बड़ा है, कितनी देर लगेगी झाड़ू पोछा। आप एक बार करके देखो कितनी वर्जिश हो जाती है। अपना कर्म का कर्म, पैसे के पैसे बचेंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा। सिर्फ इस चीज को आप लागू करें। ये बैठने की मैंने स्थिति बताई है, सुखासन, पद्मासन और एक ये उकड़ू बैठना। ये जीवन शैली से जो निकल गया है हमें जरूरी करना है। बच्चों को विशेष तौर से ध्यान करना है क्योंकि पाश्चात्य सभ्यति भी अपने लिए बहुत खराब। अब अगले विषय पे मैं आता हूं। सुबह उठ करके रात को सोने तक की दिनचर्या में जब हम सुबह उठें तो बिस्तर पर ही थोड़े बहुत अपने सूक्ष्म व्यायाम हाथ पैरों के करें। तपाक से जल्दबाजी से न उठें क्योंकि रक्तचाप निम्न होता है, चक्कर आने की संभावना है। हाथ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करके फिर अपने उठें। उठने के बाद जो मैंने बताया उकड़ू बैठ करके प्रातः काल सबसे पहले पानी 2 गिलास 3 गिलास पिए, फिर मलमूत्र का त्याग करें। मलमूत्र का त्याग करने के बाद स्नान आदि व्यक्ति करता है। स्नान करने से, स्नान करना भी एक योग है। स्नान करने में क्या सावधानी है जो कि आज सावधानी हम लापरवाही कर रहे हैं। पहले खुले में नहाते थे, खुले में नहाना भी एक योग है, ओपन। अब घरों में क्या है, ठीक है स्नान घर बने हुए हैं, स्नान घर का एक सुविधा है, उपयोग करिए, लेकिन उसका गेट थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए।
गेट खुला छोड़ने से अंदर क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। जो अंदर क्लाइमेट बनता है, अपनी बॉडी से स्टीम निकलती है, स्टीम आंखों को खराब करती है। स्टीम वही अपनी सांस के द्वारा अंदर जाती है, जो कि एक पॉइजन का काम करती है। गेट को खुला करके नहाएं तो इस प्रकार की गलती नहीं होगी। यदि आप जब भी नहाए नॉर्मल पानी से नहाए और सिर पर पानी गिरने की शुरुआत करें। यदि गर्म पानी से किसी कारण से आप नहाते हैं तो पैरों से पानी गिरने की शुरुआत करें। ये नहाने में थोड़ा सा कहीं अपने से गलती है तो बदलाव करें। स्नान आदि, भोजन आदि, भोजन करने के बाद में जिस समय हम भोजन करें, भोजन एक सबसे ज्यादा व्यायाम है। भोजन नीचे बैठकर सुखासन में करें, डाइनिंग टेबल बचाव करें। दूसरा, भोजन करते समय थोड़ा चबाने का समय लगता है। जितना समय लगाओगे उतना आपके लिए लाभदायक है। भोजन करना, दांत से चबाना एक जबरदस्त व्यायाम है। इससे देखिए, जब भी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, कोई भी सख्त चीज खाते हैं दांतों पे जोर आएगा, थोड़ी सी सख्त चीज खाते हैं कानों में जोर आता है, आंखों में जोर आता है। यदि कान का कोई रोगी है तो वो सख्त चीज नहीं खा पाए। आप दांत के द्वारा जब भोजन को बिल्कुल पतला रसदार बना देंगे तो अंदर जाएगा। तो आप ये समझो, पतला रसदार जो भोजन अंदर जाएगा, जिसकी श्वास नली और भोजन नली सुकड़ गई है, उसके लिए तो वरदान सिद्ध है। और जब रसदार भोजन अंदर जाएगा जठरागिन में, तो जठरागिन अपने आप बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाएगी, गैस नहीं बनेगी, भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। दांतों को ज्यादा चबा करके खाना, थायराइड का रोग ठीक होता है, कानों का रोग ठीक होता है, आई साइट पे इफेक्ट आता है, अपनी ब्रेन की नसें एक्टिव होती हैं, ब्रेन की नसें काम करना शुरू कर देती हैं, सुस्त नहीं होती। तो भोजन को चबा करके खाना एक बहुत ही बड़ा व्यायाम है। जितना आप भोजन को चबा कर रसदार ले सके उतना आप पीजिए। इसमें एक सावधानी और, भोजन के बीच में अंत में पानी नहीं पिए तो अच्छा। भोजन के अंत में पानी पीना भोजनांते विषम व्यारी, भोजन के अंत में पानी पीना एक विष के समान है। भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पीने का प्रयास करें। 40 मिनट या 60 मिनट, तो ज्यादा से ज्यादा भोजन आप दोपहर के समय अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन निर्धारित करें। जैसे आपका शरीर या रोग के अनुसार जो बोलता है उसे हमें भोजन करना है। भोजन के बाद में एक सबसे बड़ा आसन करना है, वाम कुची आसन। वाम कुची आसन यानी अपने वाम करवट में लेटना, जैसे भगवान विष्णु से शैया पर लेटते हैं उसी करवट में सोना। वाम कुची आसन में सोने का एक तरीका है, आप सीधे शवासन में पहले सोइए, 8 डीप ब्रीदिंग करिए, फिर आप राइट करवट 16 डीप ब्रीदिंग करें, और फिर लेफ्ट में 32। इस प्रकार से ये इसका प्रभाव है। आपका भोजन बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होगा। और भोजन के बाद में यदि आपके पास समय है तो वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने से भोजन तुरंत हजम हो जाएगा। जो भी हमने भोजन किया है उसका गैस नहीं बनेगा, डाइजेस्ट सिस्टम अपने आप घट जाएगा। रात्रि को भोजन हल्का करें, डाइजेस्ट करें। भोजन करते समय, करने के बाद कम से कम 500 से 1000 कदम तक बिल्कुल धीरे धीरे बातें करते करते आराम से चले, ताकि भोजन डाइजेस्ट हो। एक अपने दिनचर्या के अंदर कार्य और शामिल करना है। हमें पूरे दिन भर के दिनचर्या में कोई भी छोटे काम करने हैं तो खुद पैदल चल के करें। स्टाफ और कन्वेंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आज की दिनचर्या हमारी कन्वेंस और स्टाफ के ऊपर निर्भर हो गई है। जैसे छोटे काम, हमें मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी है, कहीं मंदिर जाना है, कहीं घरेलू कार्य सामान लाना है, साग भाजी लानी है, या छोटे काम के लिए कहीं भी जाना है, आधा किलोमीटर तक का अपना डिस्टेंस है तो हम पैदल जाएं, पैदल आए।
पैदल चलना योग है, लेकिन पैदल चलने के साथ साथ और कई योग हैं, क्योंकि आप जिस समय पैदल चलेंगे सावधानी से चलें। रास्ते में कोई मिला तो दुआ सलाम होगी, दुआ सलाम होने से अपना माइंड वाश होगा। जिस लक्ष्य को हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम बैंक के काम में जा रहे हैं, बैंक में गए, बैंक में जाना हमारा बैंक का टारगेट है, उस टारगेट के अनुसार हमने बैंक का वोचर भरा या कोई भी कार्य किया, तो उसमें दिमाग खर्च हुआ, अपना दिमाग चला। तो पैदल चल करके जाना आना, अपने पैदल चलने की योग के साथ साथ दिमाग का चलना भी एक योग है। आदमी डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको पैदल चलने का काम सौंप दीजिए, निश्चित तौर से डिप्रेशन धीरे धीरे निकल जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है और दूसरों के ऊपर भी मैंने अनुभव ये आजमाया है। और रात को जिस समय हम सोए, सोने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी 5 साल से अपने ऊपर बदलाव किया है। और बदलाव करने के बाद मैंने अपने आप को, शरीर को बहुत ही अंतर दिया। जो आजकल महंगे महंगे गद्दे और बिस्तर चले हुए हैं, उसका जो उपयोगिता हो रही है, ये हमारे शरीर के लिए हानि है। हम सख्त चीज पर बिल्कुल छोटी सी पतली सी आधा इंच की गद्दी बना करके सोए, गद्दी भी रुई की, अन्य किसी चीज की। जमीन में सोए सबसे उत्तम। जमीन में आप सोएंगे, आपके शरीर के सारे अंग पूरे विश्राम मिलेंगे, और जो अपना स्पाइन कोड है इतना मजबूत हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। बिस्तर नीचे लगा करके सोएं, पतला तकिया का उपयोग करें। सोते समय शुरुआत शवासन से करें। जितनी देर शवासन में अगर आपको नींद पूरी आ जाती है, अति उत्तम नींद है। नींद भी एक योग निद्रा है। इस योग निद्रा को आप लापरवाही से मत सोएं। उल्टे सोना, बिल्कुल टेढ़ा सोना बहुत गलत है। यदि आपको करवट लेना है तो अपने बाएं करवट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। दाएं भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन बाएं करवट सोने का उपयोग यदि आप करेंगे तो आपकी कोई हार्ट की समस्या भविष्य में नहीं होगी। अपनी आवश्यकता या शरीर की कोई न समस्या है तो आप दाएं करवट में सो सकते हैं। तो सोने के आप अपना जो भी कहीं गलती होती है तो अपना तरीका बदलें। भोजन करने का तरीका बताया है। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, भोजन करने में सबसे बड़ी सावधानी है, अपने को सबसे पहले फ्रूट और सलाद का उपयोग करें। फ्रूट और सलाद का जो हम उपयोग करेंगे तो वो डाइजेस्ट सिस्टम अपना अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए हमने कोई दूसरी अपनी रुचि की चीज या सख्त चीज भी खाई है तो डाइजेस्ट करने में अपने को दिक्कत नहीं आए। शुरुआत हमेशा सलाद और फ्रूट से। सुबह जब भी हम उठें तो पहला पानी जो भी हम पिए थोड़ा सा हल्का सा गर्म, और उकड़ू बैठ करके पानी का सेवन करें। सीप कर करके, घूट घूट करके पानी पिए। घूट करके पानी पीना एक बहुत बड़ा योग है। घूट करके पानी पीने से आपकी थोड़ी सी पानी की मात्रा में ही पानी की पूर्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से भोजन चबा करके खाना, जो अभी मैंने भोजन बताया है, भोजन नीचे सुख आसन में या वज्रासन में बैठने से जितना आपको शरीर को भोजन की आवश्यकता है उतना ही भोजन आप कर पाएंगे। अतिरिक्त भोजन आपका शरीर अलाउ नहीं करेगा, शरीर ही नहीं मानेगा, चाहे आपका कितनी भी रुचि का। नीचे बैठने से क्या है, अपना जो मूल चक्र है वो दब जाता है। अपना जठराग्नि को पर्याप्त मात्रा में जितना भोजन चाहिए उतना ही भोजन हमें मिलता है। और चबा करके खाने में हमारे को मान लीजिए 4 रोटी खानी है तो 3 रोटी में ही हम पर्याप्त मात्रा में पेट भर पाए। दूसरा मेरा ये कहना है, हम मल मूत्र का त्याग जब उकड़ू बैठ के करें या
किसी को समस्या है वेस्टर्न भी हम यूज करें, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा बैठने की पोजीशन मैं आपको बताता हूँ, उसका उपयोग करें। उसका उपयोग में आपको मल मूत्र का विसर्जन बहुत ही अच्छे ढंग से होगा यदि आप बैठ सकते हैं कोई भी बैलेंस बना करके। मान लीजिए ये दोनों हाथों की कोनी और दोनों अपने घुटने को इस प्रकार से पुश करके और स्ट्रेट बैठिए। इस प्रकार से बैठेंगे जैसे आप कभी भी बैठना, अपने आप गैस निकलनी चालू हो जाएगी। और इस प्रकार से बैठ करके मल मूत्र का त्याग करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट, छाती बाहर हो जाएगी और अपना जो मल मूत्र का रास्ता है वो बिल्कुल बगैर प्रेशर लगाए आसानी से पेट साफ हो जाए। और जिस समय आप मल मूत्र का त्याग करें, त्याग करने के लिए गुदा को संकुचित करें। गुदा को संकुचित, जैसे आपने घोड़े को लीद करते हुए देखा होगा, लीद करने के बाद गुदा को संकुचित करता है, इसको अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। घोड़े को जैसे करता है उसी तरह अपनी गुदा को संकुचित करें। और संकुचित करेंगे तो भविष्य में कभी भी गुदा संबंधित पाइल्स का रोग, बवासीर, बगंदर, ये रोग कभी भी नहीं होंगे। इस रोग से आप वंचित रहेंगे। तो गुदा को संकुचित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में ये बताने का प्रयास किया है। और आगे भविष्य में यदि हमें संस्था याद करेगी तो मैं योग और प्राणायाम पे भी चर्चा करूंगा। प्राणायाम मेरा एक विशेष अभ्यास है। योग और प्राणायाम के द्वारा मैंने अपना 35 किलो वजन घटाया। 35 किलो वजन का घटाने का आफ्टर बिफोर फोटो मैं आपके पास भेज सकता हूँ। हृदय रोग के विशेष तौर से मैं प्राणायाम करवाता हूँ। हृदय रोग के हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर के यहाँ 2 साल तक सेवा दी है। हृदय रोगी अभी भी कोई मिले तो हमारा ये प्रयास रहता है, स्टंट डलना, बाईपास से बचाना, हमारा पूरा प्रयास रहता है। हृदय रोग कोई भी हो, चाहे वाल्व में छेद हो, चाहे वाल्व में सूजन है, चाहे हार्ट की वर्किंग कम है, चाहे ब्लॉकेज है, उस प्रकार रोग के द्वारा और खान पीन के द्वारा हमारे बचाने का पूरा प्रयास रहता है। योग कर्मेषु कौशलम, सभी को जानकारी है। कर्म ही अपना योग बनाइए, उससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ और कुशल रहेंगे। ये एक अपना अनुभव है। ये संक्षेप में ही मैंने बताने का प्रयास किया। इस बारे में यदि आपने किसी ने कोई मेरे को क्वेश्चन करना है तो बताइए, क्वेश्चन के साथ भी कुछ बातें आगे आ जाए। अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए यही विराम दे रहा हूँ आपकी जानकारी में। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। रीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है, मैं रीता जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। रीता जी अपने आप हाँ को अनम्यूट। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जी। एक्चुअली अभी बोलते हैं ना, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, 3 घंटे 4 घंटे पहले खा लेना। तो दूध अभी डेज पे 30 को ही दिन अस्त हो जाता है, तो फिर भूख लगती है तो दूध रख सकते हैं क्या रात को? दूध केला कुछ रख सकते हैं क्या रात को? ऐसा है, रात्रि का भोजन आप अपनी शरीर की समस्या के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। आपके शरीर में क्या समस्या है उसके अनुसार फैसला लिया जाता है। दूध का सेवन रात्रि को ही आया है, क्योंकि दूध का हजम करने के लिए पेट में एंजाइम बनते हैं, और पेट में एंजाइम बनते हैं रात्रि को ही। रात्रि को शरीर बोलता है हमें दूध चाहिए। रात को दही और छाछ का सेवन वर्जित है। सुबह के समय, दोपहर के समय दही छाछ ले सकते हैं, दूध नहीं लेना। दूध रात्रि को ले सकते हैं। सोने से पहले आप समस्या के अनुसार हल्दी का दूध लीजिए, उसमें कोई दालचीनी डाल के लीजिए, प्लेन दूध लीजिए, मीठा दूध लीजिए, आप ले सकते हैं। रात्रि को दूध वर्जित नहीं है, रात्रि को दूध फायदेमंद है। ठीक है सर। कितने बजे तक ले सकते हैं सर? 9 बजे तक? रात्रि भोजन 6 बजे तक कर लीजिए, यदि आपको करना है 6 और 7 के बीच में, और रात का दूध 8 और 9 के बीच में पी लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 1.5 घंटे का फर्क और भोजन और दूध के बीच। हाँ हाँ, 11 बजे ही सोते हैं सर, तो 9 बजे दूध।
सोने का समय 11 बजे लेट हो जाता है। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को 9 और 10 के बीच में सो जाना चाहिए। गुप्ता जी, आपने हाँ जी। जो बातें कही हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में उपयोग में आने वाली, सुबह से लेकर शाम तक, आपने एक बैठने का जो उकड़ू में बैठना आजकल हम भूल गए, बिल्कुल सही आपने कहा। पहले हमारे पूर्वज लोग उकड़ू बैठकर ही सारा काम किया करते थे। और भगवान महावीर का इतिहास अगर हम देखते हैं, इतिहास में हम जब पढ़ते हैं भगवान महावीर के बारे में, तो भगवान महावीर का जो केवल ज्ञान जब मिला था उनको, केवल ज्ञान जब मिला था, वो उकड़ू आसन, जिसको गोदुहिकासन या गोदुहासन के नाम से जाना जाता है, इस आसन में बैठकर रिजू बालिका नदी के किनारे वो ध्यानस्थ थे, ध्यान कर रहे थे। रिजू बालिका नदी झारखंड में वर्तमान में शिखर जी जहाँ पर है उसके पास में रिजू बालिका नदी के किनारे बैठकर गोदुहिका आसन में ध्यान मग्न थे। उसी समय उन्हें केवल ज्ञान हुआ था। तो इस आसन का महत्व कितना ज्यादा है, ये हम आज से नहीं, हमारे हजारों साल पहले इतिहास इस बात की साक्षी है। और आज भी भगवान महावीर के जहाँ जितनी भी प्रतिमा हम देखते हैं, सब खड़ी मुद्रा में देखते हैं, लेकिन उस वहां जो मंदिर बना हुआ है रिजू बालिका नदी के किनारे, जहाँ उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, वहां पर भगवान महावीर इसी आसन में बैठे हुए हैं। ये प्रतिमा वहां देखने को मिलती है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो इस आसन का महत्व क्या है, ये आपने समझाया। और आजकल बीमारियां जो हमारे हो रही है, हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने के वजह से ज्यादातर बीमारियां उसी के वजह से आ रही है। हम बचपन में ही बच्चों को वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना सिखा देते हैं, तो इंडियन टॉयलेट में बैठने से बहुत सी बीमारियों से हमें राहत मिल सकती है। इस बात का जो आपने जिक्र किया, बहुत सही तरीके से आपने बताया। इस आसन में बैठने से कितने फायदे हैं, ये तो आप 24 चर्चा कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। जब हम उकड़ू बैठते हैं तो हमारे पीठ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी और जंघा की हड्डी में एक एंगल बनता है। इस एंगल के 30 से 45 डिग्री का एंगल बनता है। और ये एंगल बनने से हमें मल त्याग में आसानी होती है। तो जिनको कब्ज की बीमारी रहती है ज्यादा, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद आसन है, कब्ज की बीमारी से बचने के लिए। और कब्ज की बीमारी सारी समस्याओं का मूल है। पेट साफ नहीं होना बीमारियों की जड़ है। तो इस आसन में बैठने की बात जो आपने कही, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। और आज निश्चित रूप से हमारे भाई बहन थोड़ा बहुत तो प्रयास करेंगे, उकड़ू बैठने का अभ्यास करना है। आप भूल गए हैं तो वापस उसको शुरू कीजिए। कम से कम टॉयलेट जाते समय इंडियन टॉयलेट का यूज कीजिए। आपके घर में इंडियन टॉयलेट अगर नहीं है तो आप वेस्टर्न में बैठिए, लेकिन पैर के नीचे एक पाटा रखिए, 1-1.5 फुट का। 1 फुट का पाटा रख लीजिए पैरों के नीचे, आपके घुटने ऊपर आ जाएंगे तो आपका उकड़ू बैठने की स्थिति बन सकती है। तो वेस्टर्न टॉयलेट में भी पाटे के सहारे बैठ सकते हैं। इसका एक चित्र भी मैंने काफी दिन पहले शेयर किया था। जिनके घर में इंडियन टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, तो पैरों के नीचे एक पाटा रख सकते हैं ऊंचा। और अभी देखिए किरण जी शिपानी ने हैंड राइज किया हुआ है। किरण जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेंद्र आनंदमल जी साहब। जय और जिनेंद्र। प्रेम जी गुप्ता साहब हमारे परम मित्र है और योग से जुड़े हुए हैं हम सभी। और इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने सूरत के अंदर योग का कार्यक्रम करते हैं। और इनसे थोड़ा मेरा एक ही सवाल है कि अभी की जो जीवन शैली है उसमें कम उम्र के जो बच्चे हैं, 15 साल 16 साल 17 साल में, उनमें भी मोटापा बढ़ता जा रहा है। और जैसे 40 50 साल के हैं उनमें भी मोटापा बढ़ता जा रहा है। जीवन शैली इस ढंग से हो गई है कि अब मोटापे पे सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। खाने पीने में पूरा आहार संयम रखते हैं, फिर भी नहीं होता है। तो ऐसे क्या व्यायाम करें, प्राणायाम करें, या क्या जीवन शैली में सुधार करें ताकि कि ये मोटापे की समस्या से छुटकारा मिले। सबसे पहले तो किरण जी ये संकल्प करें, मोटापा घटाना है। 35 किलो वजन जो प्रेमचंद गुप्ता घटा सकता है और अन्य साधकों का घटवा सकता है, तो मोटापा घटाना आसान है। अंडर वेट को वेट बढ़ाना मुश्किल है। देखिए मेरा एक ही अनुभव है।
पहले तो मन में संकल्प करें, और संकल्प करने के बाद दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, क्या खाना और क्या नहीं खाना। सबसे पहले तो मेरा ये है, मैदा मेड चीजें अवॉइड करें। मैदा मेड चीजें जितनी भी आज के दिन खाई जा रही है, चाहे बाहर या घर के अंदर, वो जहर है। वो देश हर तरीके से जाए। मैदा मेड चीजों को आप अवॉइड करें, इससे मोटापा निश्चित तौर से कम हो जाएगा। मीठा तो आजकल के बच्चे वैसे भी पसंद नहीं करते, कम खाते हैं, फिर भी मीठा वजन बढ़ाता है। मीठे से अपने को बढ़ाना घटना चाहिए। और खाने पीने की चर्चा मैंने आज कोई भी नहीं ली है। खाने पीने की चर्चा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, संस्था वापस मेरे को कभी बुलाए तो प्रत्येक चीज के रोग के अनुसार मैं खाना पीना बताऊंगा, हमें किस रोग के अनुसार क्या खाना और क्या अवॉइड करना। तो क्योंकि आज खान पान सभी अपने शरीर की तासीर के अनुसार निर्धारित करते हैं। किसी के सुनने से, कहने सुनने से हमें नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए खान पान अपनी शरीर और अपनी समस्या के अनुसार। जैसे कि कोई भी डॉक्टर है, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पावर की दवाई देता है, सुबह की अलग, शाम की अलग, शाम दोपहर में क्या लेना है, डॉक्टर भी दवाई निर्धारित करता है। उसी तरह अपना डाइट चार्ट निर्धारित करें। डाइट चार्ट निर्धारित करने से अपने सारे शरीर की समस्याएं खत्म हो जाएगी। रहा मोटापा का सवाल, मोटापे को कुछ व्यायाम है, मोटापे के ही पार्टिकुलर व्यायाम करें और कुछ खाने पीने का परहेज करें। रात्रि भोजन मोटे आदमी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ओवरवेट व्यक्ति को विशेष तौर से रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए। अगर खाना है तो पौष्टिक आहार बिल्कुल हल्का सा, छोटे बच्चों की तरह से खाइए और वजन बहुत ही जल्दी जाएगा। रात्रि भोजन मैं तो कहता हूँ प्रत्येक भारतीय को करें। छोड़ देना चाहिए। सभी रोगों का, दवाइयों का छुटकारा रात्रि भोजन से हो जाएगा। दवाइयों के लाभ, लोग दवाइयों से के नाम से, माध्यम से हमें लूटा जा रहा है। विदेश से कंपनियां आ रही हैं, पता नहीं कितने गुना रेट हमारे से लिए जा रहे हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है, खान पीन के अंदर रात्रि भोजन अवॉइड करें, फिर भी अपनी समस्या के अनुसार थोड़ा बहुत निर्धारित कर सकते। ओम अरहम। देखिए, उज्जवल जी सावंत ने लिखा है, ऑपरेशन जिनके हुआ है वो उकड़ू नहीं बैठ सकते हैं। तो देखिए, ये तो अपने अपने शरीर की क्षमता अनुसार, जिनको कोई प्रॉब्लम है घुटनों में है जी, तो गुप्ता जी, ऑपरेशन जिनके हुआ है उनको उकड़ू नहीं बैठना चाहिए क्या, ये पूछ रहे हैं। ऑपरेशन किसी भी प्रकार का हो, घुटने का नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन में जो भी अपने को समस्या के अनुसार अवॉइड करना चाहिए, चाहे घुटना बैठना हो, चाहे सुखासन हो। जिसका ऑपरेशन हुआ है वो कोशिश करें कि भी अपने सोफा कुर्सी का उपयोग कर रहे हैं तो पलाथी मार करके बैठे, पलाथी मार करके बैठने का प्रयास करें, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। तो समस्या के अनुसार तो बदलाव करना ही पड़ेगा। लेकिन ये समस्या आई क्यों, ये विचार करो। मेरा एक सिद्धांत है, कोई भी बीमारी है, बीमारी का कारण जानिए, बीमारी का कारण पता होगा तो निवारण होगा। हम चले गए, बुखार है, खांसी है, पेट दर्द है, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, टेस्ट रिपोर्ट लिख दी, ट्रीटमेंट चालू हो गया। लेकिन हमारे पेट में दर्द हुआ क्यों आज पूरे दिन भर में, पांव दुखा है तो दुखा क्यों, उसका कारण में जानो तो बिल्कुल। निवारण हो। हमें ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन क्यों हुआ, किस बीमारी के कारण हुआ, हमें उसको सावधानी आगे भविष्य में लागू करनी। और हम पृथ्वीराज जी रावत ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। पृथ्वीराज जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपने जो बताया कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद अपने को पानी लेना चाहिए, ये कंफर्म ध्यान रखना चाहिए सर। उसी मामले में चाच भी अलाउ किया, तो अपन चाच तो जनरली लंच करके और लास्ट में ही पीते हैं 1 कटोरी, और इसी तरह रात को भी डिनर करने के बाद में पीते हैं। तो रात में तो पीना मना कर दिया आपने, लेकिन दिन में अगर छाछ पिए तो फिर वो भी लिक्विड है, तो उसमें गड़बड़ नहीं होगा सर? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। भोजन अंते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। मैंने पानी मना किया है, आप छाछ पीजिए, जूस पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कहाँ आती है, छाछ और दूध में भी, जो छाछ है, जूस है, पानी तो उसमें भी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
आप जिसमें पानी मिलाएंगे, पानी एक ऐसी चीज है उसके गुण में शामिल हो जाए। छाछ में पानी मिलाया, वो पानी नहीं रहा, छाछ बन गई। जूस में मिलाया, जूस बन गया। पानी का गुण तुरंत बदली हो जाता है। आप छाछ पीजिए, दही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी प्रकार का समस्या के अनुसार जूस लीजिए, उससे अच्छा है। जठरा उससे जठराग्नि पे फर्क नहीं पड़ेगा। जठराग्नि तीव्र हो जाएगी। ठीक, थैंक अगर आपने भोजन के तुरंत बाद पानी पिया तो एक देखिए, आपके विषय के ऊपर जा रहा हूं मैं। भोजन हमने पानी पिया, जठराग्नि एक्टिव हो गई। जठरा अग्नि, अग्नि यानी पेट में अग्नि चल रही है, और अग्नि जो जल रही है भोजन को हजम करने के लिए, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा? आग बुझ, अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझ जाएगी, उससे गैस निकलेगी। गैस निकलेगी, वो सड़न होगा भोजन का। भोजन का सड़न होगा, हम रोगी बनेंगे। तो आप छाछ का उपयोग, रस का उपयोग कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? कोमल जी शिपानी ने हैंड राइज किया हुआ है, कोमल जी पूछिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र गुप्ता जी, बहुत ही सुंदर आपने आज बहुत ही अच्छी बातें बताई, ज्ञानवर्धक, और मैं वो सब फॉलो भी करती हूँ। और मैंने भी अपना वेट 11 किलो, मेरा एक बार वेट बढ़ गया था 11 किलो, मैंने 2 साल में मेरा वेट कम हो गया है। तो खाने पीने से निश्चित रूप से, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने से, योग प्राणायाम करने से फर्क तो निश्चित रूप से पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके देखिए माध्यम चैट से मैं बॉक्स में एक सवाल आया हुआ है रवि प्रकाश जी गोलसा का, योग निद्रा के बारे में है, प्लीज दोबारा बताइए। योग निद्रा के बारे में, रात को सोते समय हम शवासन में सोने की शुरुआत करें। शवासन में यदि नींद आ जाती है तो पूरी रात शवासन में आप सो जाइए। आपको एक पावरफुल नींद आएगी। सुबह उठेंगे तो आपको एक शरीर में एनर्जी महसूस हो। यदि आपको करवट लेना है तो अपना बाएं करवट में सोने का प्रयास करें। यदि कोई समस्या है या आपको शरीर दुखने लगा, पुनः शवासन में सो जाओ, या राइट साइड, दाएं में भी थोड़ा देर सो सकते हैं। आप बाएं साइड सोने में आपको हृदय रोग नहीं होगा, डाइजेस्ट सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि अपनी जठराग्नि 2 है शरीर के अंदर, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत अपनी दाईं तरफ है, बड़ी आंत अपनी बाईं तरफ। जब हम सोएंगे तो सारा भोजन का अपना सिस्टम बाईं तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होगा तो डाइजेस्ट सिस्टम बढ़ जाएगा। डाइजेस्ट सिस्टम बढ़ेगा तो सुबह उठ करके पेट साफ करने में आसानी रहेगी। अगर हम पूरी रात दाएं करवट सो जाते हैं तो छोटी जठराग्नि है, जो छोटी जठराग्नि है वो एक्टिव कम होती है, उससे कब्ज होने की। भोजन अपना बड़ी आंत में जाना चाहिए। भोजन करते समय एक और भी परंपरा है, जैसे मैंने बताया पहले बुजुर्ग लोग उकड़ू बैठ करके भोजन करते थे। उकड़ू बैठ करके भोजन करने से, देखिए आप उकड़ू बैठे, हम भोजन कर रहे हैं, चाहे थाली अपने टेबल पे है चाहे नीचे, अब दोनों छोटी हाथ और बड़ी हाथ लॉक हो गई, अपने आप लॉक हो गई। अपने जो भी भोजन जाएंगे, अपने जितनी अपनी जठराग्नि की कैपेसिटी उतना ही अंदर जाएगा। ओवर ईटिंग हम नहीं कर पाएंगे। इच्छा अनुसार भोजन है तब भी हम नहीं कर पाए। कहते हैं कि भाई खाने से मन तो भर गया लेकिन पेट नहीं भरा, पेट भर गया मन नहीं भरा, ये दोनों बातें लागू। दूसरी चीज, आपने कभी देखा हो, एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, मुसलमान भाई, मुसलमान भाइयों को भोजन करते देखा है आपने? उन्होंने अपने धर्म में, सुन्नत में, धर्म में लागू कर दिया, क्योंकि उनकी एक अच्छी सोच है। आप कभी भी देखना, अपने दाई पांव की करवट को इस प्रकार से उठा करके वो भोजन करते, वो इसी प्रकार से करते हैं। वो खुद भी मुसलमान नहीं समझ रहे कि हमारा ये पैर उठाया क्यों जा रहा। उनके बुजुर्गों ने लागू किया है, उनका इतिहास में लागू है, और अपने इतिहास में भी लागू है, अपने इतिहास में लुप्त हो चुका है। ये घुटना दाएं पांव का खड़ा करके हम भोजन करेंगे, अपनी जो छोटी आंत लोप हो गई और भोजन अपना पूर्ण रूप से इधर जा रहा है। मान लीजिए किसी को उकड़ू बैठने की समस्या है, अपना दायां पांव इस प्रकार से उठाए, जितना भी उठा सके, आगे थोड़ा सा उठाए, पीछे कर लें या किसी चीज पर रख लें। ये पांव उठा करके हम भोजन करेंगे तो अपने को गैस की और डाइजेस्ट सिस्टम की, कब्ज की शिकायत नहीं। बताइए अगला सवाल।
बहुत सुंदर जानकारी गुप्ता जी। आपको बताते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जैन साधु साधियां जब प्रतिक्रमण करते हैं तो इसी आसन में बैठते हैं। एक घुटना उनका जमीन पे टिका हुआ होता है, दूसरा घुटना ऊपर, इसी आसन में बैठकर प्रतिक्रमण करने में उनका करीब करीब 48 मिनट टाइम लगता है। कई बार इस आसन में उनको बैठना होता है और हम भी जब प्रतिक्रमण करते हैं विधि पूर्वक तो इसी आसन का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन अभी दे रहा हूँ। सर ब्रेकफास्ट कितनी बजे करने चाहिए सर? करेक्ट टाइम क्या है ब्रेकफास्ट का? सूर्य उदय के 2.5 घंटे बाद। सूर्य उदय के 2.5 तो घंटे बाद अब आप अच्छा, देखिए सूर्य उदय आपके क्षेत्र में कितने बजे होता है। उसके 2.5 घंटे बाद आप फल आहार कीजिए। नाश्ता ब्रेकफास्ट अपनी कोई भाषा नहीं है, फल आहार के लिए। अच्छा। तो हाँ, उसके 1 घंटे बाद आप भोजन भी कर सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा जी ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा फ्रूट्स लेके फिर थोड़ा लिक्विड कुछ ले सकते हैं ना सर? हाँ, लाइक आप देखिए, मान लीजिए ब्रह्म रीता मुहूर्त जी, में। देखिए हमारे जैन धर्म के जो सिद्धांत है उसमें नौकारसी और पौरसी, हम्म। नौकारसी और पौरसी का उल्लेख है। नौकारसी सूर्योदय के 48 मिनट बाद और पौरसी 1 प्रहर बाद पौरसी आती है। तो पौरसी का संकल्प बहुत से लोग करते हैं, दिन के सूर्यास्त के 1 प्रहर बाद आहार लेना, नाश्ता लेना। तो कितने जी सर, मैं थोड़ा बस्ती क्रिया के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। गृहस्थी का प्राणायाम देखिए। नहीं, बस्ती वैसे बस्ती क्रिया, बस्ती क्रिया? बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया कई प्रकार की है। ये पंचकर्म में आती है। ये प्राणायाम भी नहीं है। ये बस्ती क्रिया कटी बस्ती भी हो सकती है, घुटने की बस्ती भी हो सकती है, हृदय की भी हो सकती है, ब्रेन की भी हो सकती है। ये पंचकर्म में आती है निर्मला जी, योग और प्राणायाम में नहीं है। प्राकृतिक उपचार का नाम बस्ती क्रिया है। जी सर, जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए बस्ती क्रिया कराई जाती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बस्ती क्रिया, पेट के ऊपर मीठी पट्टी होती है। पंचकर्म में अपने पेट पे सीधा लेटा करके मीठी पट्टी का सेवन किया जाता है 20 से 40 मिनट रोग के अनुसार, ताकि पेट की गर्मी को मीठी सोख लेती है और अपनी पाचन क्रिया एक्टिव हो जाती है उससे, और कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। ये तो योग और प्राणायाम का सब्जेक्ट नहीं है, पंचकर्म का सब्जेक्ट। जी सर, तो जिनकी आंतें जैसे निष्क्रिय हो जाती हैं तो क्या उनमें बस्ती करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए उसको। आते निष्क्रिय होना एक कई प्रकार का रोग है। इसमें अल्सर का रोग भी माना जाता है। अल्सर का रोग के लिए कुछ दूसरे उपचार हैं, लेकिन मिट्टी पट्टी और कटी स्नान, ये दो पंचकर्म में क्रिया आती है। दोनों क्रिया ही आप करवा सकते हैं, कटी स्नान और मिट्टी पट्टी का लेप। जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ, ये पंचकर्म में आता है निर्मला जी। योग और प्राणायाम का सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट है। जी सर। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चलेंगे। कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अभी कुछ समय 5-7 मिनट बचा हुआ है हमारे पास। आपकी कोई जिज्ञासा तो आप बात कर सकते हैं। बिजनेस क्लास से मेरा निवेदन है, कभी प्राणायाम के ऊपर मुझे सेवा का मौका दीजिए। प्राणायाम में मेरा एक विशेष अनुभव है, क्योंकि आज के युग में प्राणायाम की जिज्ञासाएं बहुत हैं। हम घूमते फिरते गार्डन में या इधर उधर देखते हैं, प्राणायाम गलत तरीके से बहुत हो रहा है। किसी भी अनुभव व्यक्ति से यदि हम समझ करके अभ्यास करें तो परिणाम बहुत अच्छा आता है। यदि हम अपनी मर्जी से करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। फिर कहते हैं जी हमने तो इतना कपालभाति किया, हमारे को तो नुकसान हो गया, हमने तो इतना भ्रष्टिका किया, उसका ये साइड इफेक्ट। अरे समझ के एक करें, अनुभवी आदमी से। छोटी छोटी गलतियां साइड इफेक्ट, और छोटी गलतियों में हम सुधार करेंगे, चमत्कारी परिणाम हासिल मिलेगा। ये सेठिया जी, कोरोना के बाद प्राणायाम में मैंने बहुत ही गहराई से एक अनुभव लिया है, और कोरोना के रोगी भी
पूरा पूरा प्रयास रहा है प्राणायाम के द्वारा ठीक करने का। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों ही संस्थाओं से, योग केंद्र सूरत और एम के फिटनेस क्लास नागपुर से, कभी प्राणायाम के बारे में विशेष सत्र बुलाएं और सुबह के समय अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे। ये सेवा का मौका निश्चित रूप से प्राणायाम के ऊपर हम सेशन निश्चित रूप से रखेंगे, और प्राणायाम सही तरीके से कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आपका जो सजेशन बहुत बढ़िया, प्राणायाम के ऊपर एक सेशन जरूर निश्चित रूप से लेंगे। तो अभी हम समापन की ओर चले। आज का सेशन हम समापन की ओर लेके जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। तो आज का सेशन में ही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।